तो बेटा वी हैड स्टार्टेड विद एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो हमने पिछली बार किया था होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है, अनदर इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है बेटा, नेक्स्ट है, पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे, एविडेंस फ्रॉम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं बेटा, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर प्लांट्स, जो अच्छे अच्छे हैं उनको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इनको क्या किया, या तो वेजिटेटिवली या दीज आर फर्दर ग्रोन, या रिप्रोडक्शन के बाद इनके सीड्स फिर लगाए, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर प्लांट्स, फिर उनकी रिप्रोडक्शन कराई, सीड्स ऑब्टेन किए, फिर उनको लगाया। तो अल्टीमेटली आफ्टर मेनी जनरेशन, 10 20 30 जनरेशन के बाद आ जनरेशन is formed which is unable to interbreed with first generation। ये वाली जो जनरेशन थी इससे इंटरब्रीड नहीं कर सकते, हमने इतनी ज्यादा उनकी सिलेक्शन की, एंड इट नाउ बिलोंग्स टू। मैम इसकी हेडिंग क्या देना है टॉपिक का? मैं अभी बताती हूँ बेटा, ये हम एविडेंसेस ही कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, अभी मैं लिखवाऊंगी तो बताएंगे, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, सबसे पहले हमने क्या किया, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड मीन्स दो सुपीरियर प्लांट्स लिए, उनकी आपस में क्रॉस पॉलिनेशन की और हाइब्रिड बनाया, और हाइब्रिड फिर उसके बाद उस हाइब्रिड को जब ग्रो किया उसमें से भी हमने सुपीरियर प्लांट्स छांटे, उनकी रिप्रोडक्शन करवाई, फिर सीड्स लिए, फिर उनको इस तरह से कई बार सिलेक्शन करके अल्टीमेटली एक जनरेशन बन जाती है जो ये हाइब्रिड या ओरिजिनल पेरेंट्स जो है उनसे इंटरब्रीड नहीं करती। दिस शोज दैट इट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज। तो ये माना जाता है कि अगर हम बाय सिलेक्शन, है ना, हम तो सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा हमारे लिए बेटर है, अगर हम एक नई स्पीशीज बना सकते हैं तो व्हाई नॉट नेचर। ठीक है, तो नेचर हम ये कहते हैं क्योंकि नेचर का एनवायरनमेंट रेगुलरली, हमारा एनवायरनमेंट जो है थोड़ा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो वो जो नेचर है वो क्या करती है, बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लेती है, जो वीकली अडेप्टेड है उनको एलिमिनेट कर लेती है। जो बेस्ट अडेप्टेड है वो रह गए, सर्वाइव कर गए, उन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस की, उसमें से भी जो बेस्ट अडेप्टेड है दे आर अगेन सेलेक्टेड बाय नेचर। In this way, after many generations, a new species is formed, which is different from the initial parents. So this shows that evolution is taking place. ठीक है, तो कैसे, तो एक तो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हमने नई स्पीशीज बनाई, तो हम कहते हैं कि अगर हम बना सकते हैं तो नेचर क्यों नहीं बना सकती। ठीक है जी, ठीक है बेटा। दूसरा देखो, हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, नेचर नेचुरल सिलेक्शन करती है। लिखने का कोई बात नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेचर ने कैसे नेचुरल सिलेक्शन की, एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पेपर्ड मॉथ। सिर्फ समझना है, अभी लिखना नहीं है। पेपर्ड मॉथ है बेटा विस्टन बेटुलिनिया। ठीक है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, फाउंड इन ब्रिटेन।
इसकी दो वेराइटीज है, डिस्टेंट वेटुलेरिया की दो वेराइटीज है। एक है डार्क मॉथ और एक है लाइट कलर, जिसको हम मेलेनिक मॉथ भी कहते हैं। डार्क मॉथ एंड मेलेनिक मॉथ। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, नो एयर पोल्यूशन, कोई एयर पोल्यूशन नहीं था, इसलिए जो ट्री ट्रंक थी, ट्री ट्रंक कवर्ड विद लाइकन। ठीक है, आपको पता है लाइकन जो है वो क्लीन एयर में ग्रो करते हैं। ठीक है, कवर्ड विद लाइकन, ये लाइट कलर के है। तो अब जब ये मॉथ जो है ट्री ट्रंक पे बैठेगा, तो जो डार्क मॉथ है इट कैन बी इजीली लोकेटेड बाय देयर प्रे। प्रे ने जो है प्रीडेटर ने इसको आसानी से पहचान लिया, इस प्रे को, डार्क मॉथ को आसानी से पहचान लिया, क्योंकि पीछे क्या है, लाइट बैकग्राउंड है, लाइट कलर का लाइकन्स है। ठीक है, जिसकी वजह से जो डार्क मॉथ है इट कैन बी इजीली लोकेटेड। तो जो प्रीडेटर है ये जल्दी से डार्क मॉथ को पिक कर करके खा जाता है, तो डार्क मॉथ की पॉपुलेशन जो है कम है। जबकि जो मेलेनिक मॉथ है, मेलेनिक मॉथ इज लाइट कलर्ड मॉथ, it camouflaged with the lichens growing on the tree trunk. So melanic moth cannot be located, cannot be distinct on this bar या on this tree trunk. तो इसलिए जो predator है उसको melanic moth दिखते नहीं है, बट उसे dark moth दिख जाते हैं। So it easily killed, it easily ate up the dark moth. तो इसलिए before industrialization there was dominance of melanic moth. ठीक है, जब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन lot of smoke in air, जिसकी वजह से लाइकन्स गेट्स किल्ड, लाइकन्स जो है वो मर गए, डार्क bark gets exposed, and this makes melanic moth distinct. तो अब क्या है बेटा, जो प्रीडेटर है वो मेलेनिक मॉथ को इजीली लोकेट कर सकता है। तो प्रीडेटर्स दे fed on melanic moth and their increased population of dark moth, क्योंकि अब जो बार्क है उससे कैमोफ्लेज कौन कर रहा है, डार्क मॉथ कर रहा है, मेलेनिक मॉथ की पॉपुलेशन जो है कम हो रही है। तो व्हाट डज दिस शो, दिस शोज दैट there occurs change in the population of specific organisms in a particular environment. एक ही ऑर्गेनिज्म की कई वेराइटीज मिलती है, बट एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर वेराइटी डोमिनेट कर जाती है, किसी और एनवायरनमेंट में दूसरी वेराइटी डोमिनेट कर जाती है। तो हमने दोबारा से मैं बता रही हूँ कि अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन से नई स्पीशीज बना सकते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन से तो बहुत नई नई स्पीशीज बनती रहती है। जैसे हमने कहा पेपर्ड मॉथ में दोनों वेराइटीज पहले से ही थी, पहले एक वेराइटी आई, ड्यू टू म्यूटेशन सम न्यू वेराइटीज फॉर्म, बट व्हाई हमें नहीं पता। बट नेचर ने क्या किया, दोनों में से एक वेराइटी को सेलेक्ट कर लिया जिसकी पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट कर। ठीक है, सो दिस शोज दैट न्यू स्पीशीज आर फॉर्म या एवोल्यूशन इज अकरिंग ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो। Another is
पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। मैंने ये शायद आपको कभी पहले भी बताया था कि पहले बहुत सारे मॉस्किटोज हो गए, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि साइंटिस्ट ने एक डीडीटी बना लिया, पेस्टिसाइड। जब वो छिड़का, जब उसका स्प्रे किया, तो बहुत सारे मॉस्किटोज मर गए। हमें लगा कि मॉस्किटोज की अब प्रॉब्लम तो हमने जो है वो सॉल्व कर दी है, मॉस्किटोज जो है वो मर चुके हैं। कई सालों तक मॉस्किटोज की बीमारियां या मॉस्किटोज नजर नहीं आए, बट कुछ सालों बाद देखा कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट वी वर हैप्पी कि बिल्ला हमारे पास तो डीडीटी है, दोबारा से छिड़काव करेंगे, मॉस्किटो मर जाएंगे। बट उसके बाद जब हमने डीडीटी स्प्रे किया तो मॉस्किटोज मरे नहीं। क्यों? उसके बाद देखा गया, उसका जीनोम स्टडी किया गया, तो क्या पता चला कि दे आर रेजिस्टेंट टू डीडीटी, and it has been studied that it is not DDT which had, evolved pesticide resistance in mosquitoes, या which created pesticide resistance in mosquitoes. No, जो mosquitoes थी उसकी एक mixed population थी। पहले हमें वो distinct नहीं हो रहे थे, दोनों इकट्ठे एक जैसे रह रहे थे। But when the environment changed, then one population is favored by the environment, and that is pesticide resistant mosquitoes, that is natural selection. So change in environment does not causes mutation, but change in environment causes selection of more adapted organisms. ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि एनवायरनमेंट तो चेंज होता जा रहा है, इसलिए नए नए ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती जाए, नए ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, सो दिस इज। उसके बाद आ जाता है बेटा अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या चीज है पहले समझे। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि वही जैसे हमने होमोलोगस ऑर्गन किए थे ना, एक एंसेस्टर है और उसके चार जो है आगे ऑर्गेनिजम्स हुए, चार बच्चे हुए, अलग अलग रीजन्स में गए, और ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट सेम ऑर्गन्स दे आर meant for, they are adapted for different functions. This is called as adaptive radiation. So organisms having homologous organs, they show divergent evolution या adaptive radiation. ये किसने स्टडी किया था adaptive radiation? डार्विन ने। डार्विन visited on Galapagos Island and he studied, वहां का उसने बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना स्टडी किया, but mainly he studied the birds, small birds, and he called them as finches. उसने देखा कि ये birds सभी तरह से हमें सिमिलर नजर आ रहे हैं, बट इनकी बीक्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और फिर उसने ये एस्टिमेट लगाया कि ये सभी फिंचेस जो है एक ही एंसेस्टर से बने हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, क्योंकि कई जगह पे बहुत सारे आइलैंड्स थे, किसी पे कोई खाना है, किसी पे कोई खाना, किसी पे कोई खाना, so they differ, their beaks gets modified due to different food that was available to them. उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तरह के मार्सुपियल्स मिलते हैं। ठीक है, उसमें से एक कैंगरू है, देन देयर इज कोआलास एंड बहुत सारे मार्सुपियल्स हैं। तो all these marsupials, they have basic similar structures, but they have different, they become different due to specific adaptation. It is thought that all of Australian marsupials, they arise from the same ancestor but become different due to different adaptations. So this is adaptive radiation. Another is placentals in Australia. जो प्लेसेंटल मैमल्स है ऑस्ट्रेलिया में वो भी काफी तरह के हैं, बट उनके भी बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम है। दिस फर्दर शोज दैट दे अराइज फ्रॉम सेम एंसेस्टर। और उसके बाद आ जाता है बेटा एडेप्टिव कन्वर्जेंस। एडेप्टिव कन्वर्जेंस मींस दैट बहुत सारे आए और ऐसे कन्वर्ज कर गए। प्लेसेंटल्स एंड मार्सुपियल्स, हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या देखेंगे कि वहां के जो प्लेसेंटल मैमल्स है वो भी मार्सुपियल्स की तरह लगते हैं, सिर्फ पाउच नहीं होता, बाकी वो उनके जैसे दिख रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि प्लेसेंटल एंड मार्सुपियल्स के एंसेस्टर्स अलग अलग थे, बट क्योंकि वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है, देयरफॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड to
परफॉर्म सेम फंक्शन, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉडिफाई होके सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो दे शो एडेप्टिव कन्वर्जन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोल। मैम कैंगरूज हम मैमल्स में गिनते हैं, तो मैम जैसे कि प्लेसेंटल और मार्सुपियन भी मैमल्स होते हैं हमारे। हाँ मैमल्स ही है बेटा, तो बट मैमल्स क्या है, मैमल्स आर दोज व्हिच हैव मेमोरी ग्लैंड्स। यस मैम। बट मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स में क्या फर्क है बेटा, मार्सुपियल्स में जो एग होता है, फीमेल का एग है, वो योक रिच है, ठीक है, यस इसलिए मैम। वो पूर्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा बनाते हैं। मदर के साथ अंदर डेवलपमेंट है, बट मदर से वो खाना नहीं लेते, पूर्ली Yes, डेवलप्ड प्लेसेंटा है। वो कौन सा खाना यूज करते हैं, जो एग में स्टोर्ड है, स्टोर। इसलिए वो यस मैम। इतना खाना होता नहीं कि वो एम्ब्रियो जो है वो पूरा डेवलप हो जाए। तो इसलिए जब यस उनका मैम। बच्चा पैदा होता है, दैट इज नॉट फुली ग्रोन, दैट इज नॉट फुली अडेप्टेड, देयरफॉर इट इमीडिएटली एंटर्स इन इट्स पाउच, है ना। तो वो पाउच पाउच। यस मैम। वहाँ पे उसको गर्मी मिलती है, वहीं पे उसकी मेमोरी ग्लैंड्स की ओपनिंग्स है, वहीं पे वो दूध पीता रहता है और वहीं पे रहता है टिल इट इज फुली ग्रोन, ठीक है। यस मैम। जबकि प्लेसेंटल्स जो है, उनके एग्स में कोई योक नहीं है, जो एम्ब्रियो बना वहां पे वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा है, एम्ब्रियो यस मैम। obtain every nutrition from the mother's blood through placenta। तो इसलिए जो यंग वन बॉर्न होता है, इट इज फुली ग्रोन। मैम जो इनके एंसेस्ट जो इनका बेसिक एंसेस्टर है वो तो सेम है ना मैम? वो तो सभी मैमल्स का सेम है, यस मैम। बट उसके बाद फिर अलग अलग एंसेस्टर्स है, एक तो और फिर से कन्वर्ज कर दे। उधर से फिर वो कन्वर्ट कर, ओके मैम। चले आगे। फिंचेस मतलब क्या बेटा, किसका मतलब, फिंचेस? फिंचेस का मतलब है बर्ड्स, उसने बर्ड्स को कह दिया फिंचेस गार्डन, लिखिए बेटा। यस मैम। ठीक है, चलिए पहले लिखिए एविडेंस फ्रॉम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एविडेंस फ्रॉम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो लिख लीजिए इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इन ब्रीडिंग programs, healthy plants of a species, healthy plants of a species are selected and a hybrid is formed, and a hybrid is formed by hybridization या by cross pollination, by hybridization or cross pollination। नेक्स्ट है the seeds obtained are grown, the seeds obtained are grown full stop करके out of these hybrid plants obtained, Seeds are grown. seeds are grown full stop करके out of these hybrid plants the healthy plants with good characters are selected, which undergo selfing, and again new plants are obtained, again selection। In this way
after many generations, a population of plants is obtained. A population of plants Please repeat. after many generations, comma, a population of plants is obtained which is different from the initial plants. Full stop. Sometimes a population is obtained by hybridization and selection, comma, which could not reproduce with the initial parents. So the new population formed is now a different species. Full stop करके next point करना. In animals also, humans used to perform breeding between selected animals. This is done in case of domesticated animals such as dogs, cows, etc. Dogs, cows, etc. This has created new breeds. Of animals. Next point आ जाइए. If humans can create new breeds, then why not nature? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम जैसे आपने कहा कि सेल्फिंग कही, अगर मैम हमने हाइब्रिडाइजेशन आगे करते रहते और क्रॉस पॉलिनेशन करते तो मैम मैसेज कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता ना. तो पता क्या है कि किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन, हमें एक अच्छी वैरायटी अगर मिल गई है, उसकी हम सेल्फिंग करे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होमोजाइगस फॉर्म में आ जाएंगे जो पहले कभी थे ही नहीं, जिसकी वजह से वो एक नया प्लांट बन जाएगा. अगर हम कॉन्टिन्यूअस हाइब्रिडाइजेशन करे जा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं ना बनता. यस मैम. और मैम अगर ऐसा करें हम, जैसे कि जितने भी हमारे मतलब आउटकम्स निकले, और एक चीज ये भी हो सकती है कि हमने जो सिलेक्टेड प्लांट्स लिए उनके बीच में हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा दें, फिर न्यू प्लांट्स बन जाए उनमें, ऐसा भी हो सकता है. मैम या फिर हम ऐसा किए जाए. मैम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हमने सारे आउटकम्स ले लिया, फिर दो मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जितने भी हमारे प्रोजेनीज बने और उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ग्रो करवाया, तब भी ऐसा हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता, जरूर करते होंगे. तो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पर बेटा, हमारा कहने का मतलब ये है कि ब्रीडिंग प्रोग्राम से, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से अगर ह्यूमंस एक नई ब्रीड या एक नई स्पीशीज क्रिएट कर सकते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन से नेचर में क्यों नहीं हो सकती. यस मैम. डिफरेंट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स है, वो तो कोई बात नहीं.
बाय सेल्फिंग भी हो सकते हैं, बाय क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं। सिर्फ यहाँ पे लास्ट में हमने यही लिखना है कि इफ ह्यूमंस कैन क्रिएट न्यू ब्रीड्स और स्पीशीज देन व्हाई नॉट द नेचर। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एविडेंस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। एविडेंस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें आ जाइए, फर्स्ट पॉइंट आइए, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, variations occur in the organism. Variations occur in the organism. Second point है, variations in the organism occurs also due to mutations. Variations in the organisms occurs due to mutations also. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, the variations produced may not show its effect immediately, may not show its effect immediately, but these variations may, जरूरी नहीं है, दोबारा से बता रही हूँ, these variations may provide adaptation, but these variations may provide adaptations in the changed environment, in the changed environment. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, thus change in environment causes selection of more adapted organisms. The population of less adapted organisms causes के बाद causes, क्या लिखवाया था बेटा, आप कोई बोलो, Selection of more adapted organisms. causes selection of more adapted organisms. Change in environment causes selection of more adapted organisms. ठीक है जी, the less adapted organisms will produce few number of weaker organisms, therefore their population decreases. Whereas population of more adapted organisms increases. Ultimately forming a new population which is completely different from the previous population. ठीक है जी, for example हम कहते हैं पेपर्ड मॉथ, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ पेपर्ड मॉथ.
shows the role of natural selection, shows the role of natural selection in evolution. It was studied by Kettlewell. In England. Kettlewell in England. He observed that there are two forms of Wiston betulidia. There are two forms of Wiston betulidia, comma, a moth which lived on tree trunks. A moth which lived on tree trunks. The two forms are, next point करके, the two forms are dark moth and melanic moth. The two forms are dark moth and melanic moth. मैम पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम है वो. हाँ, Wiston betulidia पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन there was no air pollution. There was no air pollution. And the tree trunk were covered with, the tree trunks were covered with light colored lichens. Covered with light colored lichens. The predators. मैम नेक्स्ट पॉइंट. नहीं, इसी में लिख लो. The predators could easily locate. The predators could easily locate the dark moth on the light background. Dark moth on the light background. The melanic moth camouflaged. camouflaged. Camouflaged with the lighter background. Therefore, the population of melanic moth increased. Next point आ जाइए. After industrialization, lot of smoke in air. Lichens gets killed. Dark bark of tree trunks got exposed. Dark bark of tree trunk got exposed, due to which melanic moth became distinct. Melanic moth became distinct and were fed by predators.
बेटा एक चीज ठीक करना कि डार्क मॉथ और यहाँ पे लाइट मॉथ ही करो, मेलेनिक मत करो, लाइट मॉथ करो। तो जहां जहां पे भी मेलेनिक लिखा है वहां पे लाइट कर दो। Everybody done? Light moth became distinct. Light moth became distinct. ठीक है जी? Therefore, after industrialization, the population of dark moth increased. The population of dark moth increased. When air pollution again was controlled, then again the light moth increased their population. थोड़े टाइम बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल की गई, लाइकन्स फिर आ गए और लाइट मॉथ गेट्स इंक्रीज्ड इन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन लिखो, change in environment does not cause the mutation. Does not cause mutation. But mutation had occurred previously. क्योंकि पहले तो एक लाइट मॉथ ही था, but due to mutation कुछ डार्क मॉथ भी बन गए. Mutation had occurred previously. Full stop. Change in environment caused only the selection of better adapted moth. Therefore, in different environments, एक मिनट बेटा, ये जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो। Therefore, in different environments, there are present different type of populations of moth. अगर polluted area है तो डार्क मॉथ की पॉपुलेशन है, अगर नॉन पोल्यूटेड एरिया है तो लाइट मॉथ की पॉपुलेशन है। मैम बेटर अडेप्टेड की बात कर रहा हूँ, या पूरी लाइन पढ़ो बेटा। सिलेक्शन ऑफ बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स। चेंज इन एनवायरनमेंट के बाद क्या था? चेंज इन एनवायरनमेंट caused selection of particular population. Change in environment does not causes mutation, but it causes selection of better adapted organisms. Therefore, the regions having different environment have different populations of the moth. Different populations of the moth. This showed that, next point में स्टार डाल के point लिखो. This showed that in a mixed population, comma, the organisms which can better adapt, increase their population.
the population of the other variant, the population of other variant gets decreased but not wiped out. Gets decreased but not wiped out. ये दोनों मौत इकट्ठे रहते थे, बट एक टाइम पे एक की पॉपुलेशन ज्यादा थी. Is it okay? Yes. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज. पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज. इसमें लिखिए a pesticide such as DDT. Please wait. A pesticide such as DDT when sprayed killed most of the mosquitoes. But after few years, the population of mosquitoes increased. Which was not affected by DDT. तो कंक्लूजन क्या है? ध्यान से लिखते चलो. कंक्लूजन क्या है? इससे क्या हमें पता चला कि इन द प्रीवियस एनवायरमेंट both resistant and non-resistant population of mosquitoes survived without any, survived together without any adaptive advantage. इकट्ठे रह रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि इनमें से कोई रेजिस्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. When the environment changed, एनवायरमेंट इनके लिए क्या चेंज हुआ? जब डीडीटी हमने स्प्रे किया. When the environment sprayed, when the environment changed, ब्रैकेट में लिख लो डीडी स्प्रे ऑफ डीडीटी. इनके लिए तो एनवायरमेंट चेंज हो गया, टॉक्सिक हो गया. स्प्रे ऑफ डीडीटी, कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव मॉस्किटोज किल्ड. But only few mosquitoes survived. Only few mosquitoes survived, which had resistance for DDT. Which had resistance for DDT. Full stop करके. Interbreeding between DDT resistant mosquitoes. हाँ जी बेटा. अर्पिता कुछ कह रहे हो बेटा? यस मैम, रिपीट कर दो. तो मेरे पास ना एक्चुअली तुम लाइन बोलो फिर मैं रिपीट करती हूँ. But only few mosquitoes survive which had resistance against DDT. Resistance against DDT. And वो भी when the environment changed, most of the
most of the sensitive mosquitoes killed. ठीक है जी, फुल स्टॉप करके. There occurs interbreeding. There occurs interbreeding between resistant mosquitoes. And slowly, a new population is formed. A new population is formed which was completely resistant to DDT. Which was completely resistant to DDT. ठीक है बेटा, जो पहले पॉपुलेशन थी मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, ठीक है, रेजिस्टेंट एंड सेंसिटिव की कोई एडेप्टिव एडवांटेज नहीं थी. और जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो जो सेंसिटिव वाले थे वो मर गए और जो रेजिस्टेंट थे वो बच गए. और फिर जो पॉपुलेशन बनी वो क्या थी, सिर्फ रेजिस्टेंट मॉस्किटोज की थी. एक्सक्यूज मी मैम. दिस ऑल्सो, एक मिनट बेटा, दिस ऑल्सो शोड दैट in nature evolution is a continuous process. Evolution is a continuous process in which environment is continuously changing. Environment is continuously changing, which causes selection of better adapted organisms. आज एक एनवायरनमेंट है, 100 साल बाद कुछ एनवायरनमेंट और हो जाएगा, उसने कुछ स्पेसिफिक करैक्टर वाले जो लोग हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट करना है. ठीक है, इस तरह से पता चलता है कि एवोल्यूशन हो रही है. हाँ जी बेटा, अब कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग के बाद बोलो भाई क्या है. एनवायरनमेंट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग which causes selection of better organisms. Which causes selection of better adapted organisms. मैम आपने कहा Peppered moth and pesticide resistance. Peppered moth and pesticide resistance are the examples of evolution. Are the examples of evolution by anthropogenic action. Anthropogenic means man-made. Are the examples of anthropogenic evolution by anthropogenic action. Then by क्या पूछे? by anthropogenic. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड. ठीक है, फुल स्टॉप करके. दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट evolution is non-directional. Evolution is non-directional. ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट इसी उसमें ही चेंज हो रहा है, यही एवोल्यूशन होगी. हम देखते हैं पेपर्ड मॉथ में कभी लाइट कलर्ड मॉथ जो है वो डोमिनेटिंग है, कभी मलेनिक मॉथ डोमिनेटिंग है. तो एवोल्यूशन इज ए नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस. ठीक है, इट may occur from simple to complex forms और वाइस वर्सा. कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बन जाते हैं. इट में अकर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स और वाइस वर्सा. मैम जो पेपर्ड मॉथ में
डार्क मॉथ थे वो म्यूटेटेड थे कि जो लाइट मॉथ्स थे वो म्यूटेटेड? देखिए लाइट मॉथ पहले से थे, डार्क मॉथ म्यूटेटेड हुए। ओके ठीक है, फुल स्टॉप करके। एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक का मतलब ही है सडन प्रोसेस या नॉन डायरेक्शनल। एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। Spelling. STOCHASTIC. Stochastic process which is based on by chance events या by chance मत करो, which is based on chance events in nature। कैसे environment change हो रहा है, chance events in nature and the chance mutations in the organisms। chance mutations in the organism। तो ये बेटा बहुत सोची समझी चाल नहीं है, हो सकता है नेचर की तो हो, बट जो हम पढ़ते हैं हम कहते हैं कि ये बहुत कोई सोची समझी चाल नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन, जैसे अब हम फॉर एग्जाम्पल है ना, आजकल एवोल्यूशन का एक बेटा बहुत ही कॉमन चीज है कि भाई कोरोना है, बहुत सारे लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उन्हें कोरोना से ठीक हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है उससे मर भी रहे हैं। इसका मतलब एक मिक्स्ड पॉपुलेशन थी हमारी, या मिक्स्ड पॉपुलेशन है हमारी। कुछ में म्यूटेशन हो गई विच आर रेजिस्टेंट टू कोरोना वायरस, एंड सम जो है वो पहले से क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे वो रेजिस्टेंट थे, बट ड्यू टू म्यूटेशन सम ऑर्गेनिजम्स बिकम सेंसिटिव टू मोर सेंसिटिव टू कोरोना वायरस। तो दिस इज, अब ये भी एवोल्यूशन, चेंज एनवायरनमेंट है बेटा। अब कोरोना वायरस आ गया है, ठीक है, जिससे बहुत सारी पॉपुलेशन खत्म भी हो रही है, रोज इतने मर रहे हैं, ऑल्दो इतनी पॉपुलेशन है फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि पहले जो थी वो रेजिस्टेंट थी पॉपुलेशन, और उसके बाद म्यूटेशन से वो सेंसिटिव हो गई, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो जो है, जो एवोल्यूशन है, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, हम इसको पहले से डिपेक्ट नहीं कर सकते, विच इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन द नेचर। क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी आ गई, कौन सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, टेम्परेचर बहुत लो हो गया, ठीक है, बहुत सारा क्या कहते हैं बीमारियों के साथ, या बहुत अर्थक्वेक आ गया जिससे बहुत सारे लोग मर गए या ऑर्गेनिजम्स मर गए। इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो चेंज्ड एनवायरनमेंट में बेनिफिट दे गई, उसने उन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ा दी। या ऐसे भी हो सकता है कि एक म्यूटेशन हुई, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसके कारण चेंज्ड एनवायरनमेंट कॉजेज वीकनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू पर्टिकुलर म्यूटेशन। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशंस इन द ऑर्गेनिज्म। डू यू गेट मी? ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। Yes. आरव आपको समझ में आई बच्चे? मैं ना बेटा मैसेज कम पढ़ती हूँ, मैं मैसेज बॉक्स बंद कर देती हूँ, इसे बोला करो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, इसमें आ जाइए, पहले आ जाइए, टॉपिक लिख लो डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस। On his voyage, VOYAGE, on his voyage, Darwin visited on 21 Galapagos Islands. 21 Galapagos Islands, which are present near South America. Which are present near South America. Next point, he observed great diversity of organisms. He observed great diversity. Islands थे, बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं थी, इसलिए प्लांट्स एनिमल्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी।
he observed great diversity of the organisms. He mainly studied small black birds, which he called as finches, Next point है, he observed several finches on the same island. He observed several varieties of finches on the same island. Full stop करके he further observed that these different finches evolved on the same island. Next point है, he observed that some of these finches were vegetarian and some were insectivorous. Therefore, due to different feeding habits, comma, their beaks gets modified. Next point. From his studies, he concluded that all these finches arise from the same ancestor. Full stop. To avoid competition, he concluded that all these finches arise from the same ancestor. Full stop. To avoid competition, comma, they developed different feeding habits. And their beaks gets modified differently. Next point करके, this process of evolution of different species in the same geographical area, comma, starting from a point, bracket में लिख लो, one ancestor, starting from a point and then radiating to the different habitats, and accordingly develop different modifications is called as adaptive radiation.
radiation. Example Darwin finches है. Example of adaptive radiation. First है Darwin finches. Second है Australian marsupials, which differ from each other. Australian marsupials which differ from each other but arise from the same ancestral stock. But arise from the same ancestral stock. Next आ जाइए. Likewise, placental mammals in Australia. Placental mammals in Australia are also different from each other but arise from the same ancestral stock. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा adaptive convergence. Adaptive convergence. When more than one adaptive radiation occurred in the same geographical area, it results in formation of different organisms which arise from different ancestors, but look similar, is called as adaptive convergence. For example, placental mole and marsupial mole. They look similar, but they arise from different ancestors. Next है placental anteater और दूसरी तरफ है नम्बेट. ये मार्सूपियल है. नम्बेट, ये दो क्या शो करते हैं? एडेप्टिव कन्वर्जेंस. नेक्स्ट आ जाता है नम्बेट मतलब नम्बेट बेटा एक वो है, मतलब मार्सूपियल है, उसका नाम है नम्बेट. ठीक है. एंड मैम मोल मतलब मोल बेटा एक छोटे से चूहे की तरह से होता है जो जमीन में होल्स करके रहता है. ठीक है. अनदर इज प्लेसेंटल माइस और दूसरी तरफ है मार्सूपियल माइस. दोनों एक जैसे नजर आते हैं, एक जैसा रहते हैं, एक जैसा खाते हैं, बट अंदर की एनाटॉमी तो डिफरेंट है.
ठीक है, नेक्स्ट इज लीमर और इधर है स्पॉटेड कस्कस। लीमर प्लेसेंटल है एंड स्पॉटेड कस्कस जो है वो क्या है, मार्सुपियल है। ठीक है, दोनों एक तरह दिखते हैं, एक तरह रहते हैं, अगेन अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अनदर इज बॉबकैट, और ये है तस्मानियन वुल्फ कैट। बॉबकैट एंड तस्मानियन वुल्फ कैट, या वुल्फ कैट नहीं, टाइगर कैट, वुल्फ भी कह सकते हो बट टाइगर कैट। इधर आ जाता है वुल्फ और इधर आ जाता है तस्मानियन वुल्फ। वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ। फ्लाइंग स्क्विरल बैट्स की तरह ही होता है ये, ठीक है। और उधर आ जाता है बेटा फ्लाइंग फ्लेंजर। फ्लाइंग फ्लेंजर, ये प्लेसेंटल्स है, ये मार्सुपियल्स है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये माइस और ये माइस दोनों इकट्ठे एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक जैसी उनकी फीडिंग हैबिट्स है, बट दोनों का अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस शोज that they arise from different ancestors, but due to same habitat, they converge, they develop similar characters. Is it okay? So this is adaptive convergence. देखो जरा 5 मिनट लगाओ इस पे और देखो कि ये आपको चीजें समझ में आ गई कि नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हम करते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। Biogeographical evidences of evolution. So what is biogeography? बायोजियोग्राफी का मतलब है साइंस which deals with distribution of various organisms in different geographical regions. तो अब हमें दो टाइप के बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस मिलते हैं। एक तो है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आ जाता है बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पेन छोड़ के समझना है। रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? फॉर एग्जाम्पल ओविपेरस मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स and marsupials are restricted to Australia and New Zealand.
not found anywhere else. क्यों? यहीं पे क्यों और कहीं क्यों नहीं? बाकी जगह भी तो यहाँ के जैसा कहीं एनवायरनमेंट होगा, बाकी जगह क्यों नहीं करते? ठीक है, तो इसका रीजन है बेटा कि जब पहले क्या था, पहले एक सेम लैंड मास था पेंजिया, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे आइलैंड्स जो है वो अलग होने शुरू हुए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन आइलैंड जो है वो अलग हो गया। किस टाइम अलग हुआ? जब जमीन पे बहुत सारे मैमल्स थे, बट कौन से मैमल्स थे? ओविपेरस एंड मार्सुपियल्स थे, प्लेसेंटल्स नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट जो है सेपरेट हो गया, वहां पे भी ओविपेरस एंड मार्सुपियल्स ही थे। और बाकी का लैंड मास और ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट का लैंड मास एक दूसरे से किसी भी वे में जुड़ा नहीं रहा, वो बिल्कुल अलग हो गया। बहुत टाइम तक, कई हजारों सालों तक, ना तो इधर से ऑर्गेनिजम्स इधर जा पाए, ना इधर से इधर जा पाए। ठीक है, अब क्या हुआ? जो बाकी का लैंड मास था, ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट अलग हो गया, बाकी का जो लैंड मास था वहां पे, मतलब जहां पे एशिया वाला रीजन है, वहां पे ड्यू टू सम म्यूटेशन देयर अराइज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटल्स जो थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट हो रही थी, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, प्लेसेंटल्स जब इवॉल्व हुए, दे बिकम मोर अडेप्टेड टू दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो स्लोली उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी हुई और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़नी शुरू हुई। एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ था वो प्लेसेंटल्स के लिए बेनिफिशियल था, बट ओविपेरस और जो मार्सुपियल्स थे, they were less adapted to that environment. Slowly, on rest of the land mass, placentals and oviparous mammals get slowly replaced by placentals. But for hundreds of years, no placental could reach on the Australian islands. या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कोई पहुंच नहीं पाया। और इस हजारों सालों में, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड ऑफ इयर्स में, जो मार्सुपियल्स एंड ओविपेरस मैमल्स थे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स पर, दे बिकम बेस्ट अडेप्टेड। ठीक है, धीरे धीरे इनको मुसीबतें तो सहनी पड़ी, बट इनके लिए कोई कंपटीशन में नहीं आया था, जिसके कारण ये अपने नए एनवायरनमेंट में क्या कर गए? अडेप्ट कर गए, धीरे 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 करके। बहुत सारे मार्सुपियल्स खत्म भी हुए होंगे, ओविपेरस भी खत्म होंगे, बट कुछ जो है अडेप्ट कर गए, और वो इस तरह से अडेप्ट कर गए कि जब हजारों सालों बाद प्लेसेंटल्स वहां पे पहुंचे, तो दे कुड नॉट रिप्लेस oviparous mammals and marsupials because they were already got established, adapted to that environment. इसलिए oviparous mammals and marsupials वहीं पर ही restricted। ठीक है, तो हम रीजन लिख लें फटाफट से इसका। रीजन क्या है? प्रीवियसली only one landmass, Pangaea. Movement of tectonic plates. At the time when marsupials and oviparous mammals were dominating on Pangaea. ठीक है, due to movement of plates, a small land mass got separated from Pangaea and drifted
towards south. Formed Australian subcontinent. नेक्स्ट है mutations gave rise to mammals on the rest of landmass. Mammals being more adapted increased their number, whereas marsupials and oviparous mammals were less adapted to new environment. Were less adapted to the new environment, and thus their population slowly decreased and finally became extinct. ठीक है जी. No mammal could reach Australia for hundreds of years due to absence of any land route. During this period, oviparous mammals and marsupials got well adapted to environment of Australia due to absence of any competition. यहाँ पे तो कंपटीशन में आ गए थे ना, इसलिए एक्सटेंट हो गए ड्यू टू एनी कंपटीशन. Thus, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. Thus, Ma'am, please wait. चलो कर लो पहले. Thus, when the placentals arrived on Australian islands, they could not replace marsupials and oviparous mammals because
because they were also well adapted. They were also well adapted to that environment. ठीक है जी, इज इट ओके? नेक्स्ट आ जाइए बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये देखे गए कि वो ईस्ट चाइना में मिलते हैं या ईस्ट यूएसए में मिलते हैं। अब तो चाइना और यूएसए बहुत अलग अलग है, सिर्फ कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे हैं जो इन दो जगह पे मिलते हैं, ईस्ट यूएसए में और ईस्ट चाइना में। बाकी कहीं बीच वाले रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिलते। तो हम कहते हैं यूएसए का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, चाइना का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स यहीं पे ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है? तो वो इसलिए कि ये देखा गया कि किसी टाइम पर जो यूएसए वाला एरिया था वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है? तो सेम फ्लोरा एंड फौना, बट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग द यूएसए गेट सेपरेटेड फ्रॉम चाइना। अब वो अलग अलग हो गए, ठीक है? बट देयर फ्लोरा एंड फौना वर सेम फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सेपरेट एवोल्यूशन अकर्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है? अब वो जो है अलग अलग स्पीशीज बन गई है, बट कुछ करेक्टर्स तो उनके सेम है, बिकॉज द टू एरियाज वर इनिशियली ज्वाइंड विद ईच अदर, ठीक है? तो लिख लो जल्दी से, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देयर वर some flora and fauna, flora matlab plants, fauna matlab animals. There were some flora and fauna which are restricted to East China and East USA. East China and East USA. वेस्ट यूएसए नहीं होगा? नहीं बेटा, ईस्ट यूएसए ही लिखा हुआ है, ईस्ट चाइना एंड ईस्ट यूएसए, and not found anywhere in between, and not found anywhere in between. From this, it is concluded that the two areas were initially joined with each other. Initially joined with each other, but due to movement of tectonic plates, they got separated from each other. They got separated from each other. ठीक है? सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखिए, although the above two regions have similar flora and fauna, the two regions have similar flora and fauna, but now belong to different species. This is because in thousands of years, in the two regions, the same flora and fauna. This is because from the thousands of years, the similar flora and fauna of the two regions got adapted differently due to different environment, and slowly evolved into different species.
different species. Is it okay? So this is biogeographical evidences. एक लास्ट में हमारा रह गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। और अगली बार जो है हम करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। साथ साथ बच्चों बेटा पढ़ोगे तभी ये चीजें याद रहेंगी, नहीं तो लास्ट में बहुत बड़ा चैप्टर इकट्ठा हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस और नो? यस मैम। तो आज हम यहीं से खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद, एक हमारा लास्ट रह गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और फिर हम शुरू करेंगे दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। वो लास्ट टॉपिक है, फिर ह्यूमन एवोल्यूशन तो एक जैसा है, उसमें भी 3 लेक्चर कम से कम लगेंगे। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में 4, मतलब नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है बेटा? और मैम ह्यूमन एवोल्यूशन कितना टाइम